नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। ओएसडी हुए संक्रमित तो सेल्फ आइसोलेशन में गए सीएम। एक हफ्ते में दूसरी बार कैबिनेट बैठक स्थगित। तैयार हुआ बद्रीनाथ धाम का मास्टर प्लान। पीएम नरेंद्र मोदी की मंजूरी के बाद शुरू होगा काम। 400 करोड़ के आसपास का होगा खर्च। केदारनाथ की तर्ज पर तुंगनाथ में लगाया जाएगा कटप्पा पत्थर। मंदिर की सुंदरता में आएगा निखार। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की अस्थियां गंगा में विसर्जित। पिता को याद कर भावुक हुए बेटे अभी। देहरादून में हत्या को आत्महत्या बनाने की कहानी। पत्नी ने की पति की बेरहमी से हत्या। शराब पीकर पीटता था पति। बारिश और भूस्खलन से बड़ी मुसीबतें। देहरादून मसूरी मार्ग 48 घंटे से बंद। लगातार भूस्खलन होने से लोगों को लौटाया गया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और स्वदेश दर्शन हेरिटेज सर्किट योजना के अंतर्गत कटारबल एवं जागेश्वर का पर्यटन विकास किया जा रहा है। इसके तहत पार्किंग, जन सुविधा, साइट डेवलपमेंट, कैफे, सूचना केंद्र, सोलर लाइट, ओपन एयर थिएटर, काटरमल से मंदिर तक ट्रैक रूट और मंदिर तक सीढ़ी निर्माण, रेस्ट सेंटर, व्यू पॉइंट, वाटर टैंक, साइनेज आदि कार्य किए जा रहे हैं। इससे स्थानीय युवाओं को पर्यटन में स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे और युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए हमारी सरकार संकल्पित थी। रुद्रप्रयाग में कोरोना महामारी के बीच स्वास्थ्य विभाग की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अप्रैल माह में स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना से निपटने के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पर नियुक्त किए गए मेडिकल स्टाफ अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार पर चले गए हैं। हड़ताली कर्मचारियों का आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग ने उनके साथ धोखा किया है और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार उन्हें वेतन नहीं मिल रहा है और 47% काट कर उन्हें वेतन का भुगतान किया जा रहा है, जिससे कार्मिकों में खासा रोष देखने को मिल रहा है। आप लोगों के सामने एक बात रखना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि जो ये उत्तराखंड सरकार है, जो इस सरकार के तानाशाही अधिकारी है, इनके द्वारा हम कोरोना वॉरियर्स के साथ बहुत बड़ा छलावा किया गया। हमारी नियुक्ति हुई थी अप्रैल में, मार्च में इन्होंने विज्ञप्ति निकाली थी और जो हम लोगों की सैलरी बताई गई थी वो हमें नहीं दी गई। 4 महीने बाद जब हमारी वेतन देते हैं तो उसमें से जो है कि 47% कट के जो है कि हमारा वेतन मिल रहा है। और हमारी जो विज्ञप्ति निकाली गई थी वो मार्च में निकाली गई थी और 8 अप्रैल को मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया था, जो कि हमारी जब सैलरी बताई गई थी तो 17,850 रुपये बताई गई थी और जब हमने ज्वाइन किया था उस टाइम हमें कुछ भी नहीं बताया गया था कि तुम्हारा कटेगा 47% तुम्हारा कटेगा। 25% पीपीएफ कट रहा है, 18% जीएसटी कट रहा है। ये कहाँ कट रहा है? और हम लोग इतना वर्क करते हैं, 50 पेशेंट हम अकेले डील करते हैं। यहाँ पे सिर्फ 4 स्टाफ नर्स है, हम अकेले एक स्टाफ नर्स अकेले 50 पेशेंट को डील करती है कोरोना पॉजिटिव। तो क्या ये हमारे साथ जो हो रहा है, क्या ये सही हो रहा है? और रामनगर के क्यारी खाब में तितली त्यार पर मंगलवार को आगाज हो गया। ये त्यार तितलियों के संरक्षण के साथ ही टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए मनाया जा रहा है। कॉर्बेट लैंडस्केप में तितलियों को सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं। उन तितलियों को यहाँ के स्टैक होल्डर्स अब व्यावसायिक रूप से इस्तेमाल करने का मन बना रहे हैं। कोशिश है कि तितलियों को देखने आए तितलियों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी भी जुटा सके। तितलियों त्यार को बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने भी ऐतिहासिक बना दिया है। वे यहाँ से तितली गणना की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये गणना देश भर में 30 सितंबर तक चलेगी। इसके तहत देश के 24 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेशों को 200 जिलों में गणना का काम किया जाएगा। और पौड़ी में मंगलवार को आयुक्त गढ़वाल मंडल रविनाथ रमन ने अपने कैंप कार्यालय पौड़ी से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिला विकास प्राधिकरण उत्तरकाशी के प्रथम बोर्ड बैठक की अध्यक्षता करते हुए
महत्वपूर्ण निर्णय लिया, जिसमें जिलाधिकारी उत्तरकाशी मयूर दीक्षित सहित संबंधित अधिकारी एवं देहरादून से शहरी विकास विभाग के संबंधित अधिकारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रतिभाग किया। उन्होंने जिलाधिकारी उत्तरकाशी और शहरी विकास देहरादून के संबंधित अधिकारियों से उक्त जिला विकास प्राधिकरण की क्रमवार समस्त बिंदुओं पर अग्रिम कार्रवाई हेतु विस्तृत चर्चा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गढ़वाल आयुक्त रमन ने उत्तरकाशी में जिला विकास प्राधिकरण अस्तित्व में आने से कार्यालय ढांचा के अनुसार पदों के सृजन एवं पदों के सापेक्ष अन्य विभागों के कार्मिक को संबद्ध करने और कार्यालय संचालन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उत्तरकाशी के जिला विकास प्राधिकरण की मास्टर प्लान की कार्रवाई शासन में गतिमान होने पर उन्होंने जिला विकास प्राधिकरण उत्तरकाशी के मास्टर प्लान अस्तित्व में आने तक जनपद टिहरी के जिला विकास प्राधिकरण की तर्ज पर कार्य करने का निर्णय लिया। वहीं उन्होंने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 85 लाख की धनराशि स्वीकृत की। तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए रविनाथ रमन बैठक की, जिसमें तमाम तरह की निर्देश भी दिए गए। अहम निर्देश भी दिए गए। पौड़ी से खबर आपको बता रहे हैं। पहाड़ में कहावत है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आती। ये कहावत इसलिए भी है कि सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार न होने के कारण लोग शहर की तरफ पलायन करने को मजबूर होते हैं। चमोली जिले में आज भी कुछ गांव हैं जहां के ग्रामीण सड़क न होने से पैदल चलने पर मजबूर हैं। पहाड़ में कहावत है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आती। ये कहावत इसलिए भी है कि सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार न होने के कारण लोग शहर की तरफ पलायन करने को मजबूर हो जाते हैं। चमोली जिले में आज भी कुछ गांव हैं जहां के ग्रामीण सड़क न होने से पैदल चलने को मजबूर हैं। जोशीमठ ब्लॉक में सूखी भल्ला गांव, कर्णप्रयाग ब्लॉक का धनपुर, उमासैन सकंड के ग्रामीण सड़क न होने से आज भी पैदल चलने को मजबूर हैं। जिसका कारण राजस्व विभाग, वन विभाग, सड़क निर्माण करने वाले विभागों द्वारा समय पर कार्रवाई न होना है। ग्रामीणों का कहना है सरकार ने हमेशा उनकी अनदेखी की। आजादी के बाद भी सराय थोटा से सूखी भला गांव पैदल 5 किलोमीटर मोटर मार्ग जो 1992 में स्वीकृति हुई थी, आज तक नहीं बन पाई है। ग्रामीणों ने कई बार विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर भी शिकायत व ज्ञापन दिया था, लेकिन आज तक इस विषय पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे ग्रामीणों का शासन प्रशासन से विश्वास उठ रहा है। गया है कहाँ यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता हमको। बुढ़ापा है तो हमसे चल नहीं पाता है, न गाड़ी न घोड़ा है, इसलिए हमें यहाँ रोड जरूर चाहिए। और बिना रोड से हमारे बस का तो है ही नहीं। कभी बीमारी लगे, दुख लगे तो कहाँ से किस में जाएंगे हम पैदल। तो अब जब ज़्यादा बीमार हो तो कैसे पैदल चले हम। इसलिए हमें रोड जरूर चाहिए। अगर ना देंगे तुम सरकार भी काहे करे भैया, हम भी काहे करे। हाँ, पर हमें रोड इमरजेंसी चाहिए। हम लोग 1994 से ही इस रोड के प्रयास में लगे हुए हैं। आज तक इस रोड की हालत तस के तस है। 5 किलोमीटर का पैदल है हमारे गांव जाने के लिए जो रास्ता है। आज भी हम लोग काफ़ी परेशान हैं। लगातार शासन प्रशासन को ज्ञापन देते हुए हम लोग थक चुके हैं, और जिससे कि ग्रामीणों में आक्रोश है। और आने वाले समय को देखते हुए आगामी जो चुनाव होंगे उसमें संपूर्ण ग्राम सभा ने चुनाव बहिष्कार का एक जिम्मा उठाया है कि हम लोग जब तक हमारे गांव में सड़क मोटर मार्ग अगर नहीं पहुंचती है तो हम लोग भी वोट किस आधार पर दें। बहरहाल आजादी के आज भले ही 73 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन गांव की तस्वीर और तकदीर नहीं बदली है।
अब वो कब बदलेगी? सियासतदानों की इन कच्चे मार्गों पर नजर कब जाती है, ये देखने वाली बात होगी। चमोली से के न्यूज के लिए अनिल राणा की रिपोर्ट। और मोटर मार्ग की दुर्दशा को लेकर धारी ब्लॉक के ग्रामीणों ने सड़क पर विरोध प्रदर्शन किया। गांव वालों का कहना है कि विधायक निधि और ग्रामीणों के श्रमदान से उनके गांव में 3 किलोमीटर सड़क तो बन गई, लेकिन अभी तक उसमें डामरीकरण नहीं होने से बरसात में मलबा आने से अक्सर सड़क बंद हो जाती है। इससे ग्रामीण स्वयं श्रमदान करके सड़क खोलते हैं। गाँव वालों का कहना है कि मोटर मार्गों के हालात इस समय बद से बदतर हैं। बरसात के कारण मोटर मार्ग से जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं और मोटर मार्ग में बने इन गड्ढों से चौपहिया वाहनों के दुर्घटना का डर भी बना रहता है, लेकिन प्रदेश में बैठी सरकार ध्यान नहीं दे रही। समय के बाद थोड़ा सा ये विधायक नीचे सांसद नीचे बड़ी मुश्किल से रोड कटी है। इसमें यहाँ के लोगों ने बड़ा परिश्रम किया, खुद श्रमदान किया, रातों दिन लगे रहे पेड़ को करने में, श्रमदान करने में, और इसके बाद बड़ी मुश्किल से रोड यहाँ तक पहुँची है। कच्ची रोड है, इसकी चौड़ाई भी बहुत कम है। और उसके बाद इसमें जो है कि अब बरसात में ही सारी फसल होती है। यहाँ पर साग सब्जी वगैरह, आलू की फसल पूरी, जो भी गोभी वगैरह होती है बरसातों में होती है। बरसातों में यहाँ पर बहुत सड़क टूट जाती है, लोगों को श्रमदान करना पड़ता है। अच्छा, हमारी ये विधायक निधि से हमारी 3-3.5 किलोमीटर कटी और इसमें हम लोगों को थोड़ा आराम हुआ। इसमें बरसात में बड़ी दिक्कत होती है, मलबे आ जाते हैं। श्रमदान से हम लोगों से रोड ऐसे खोलते रहते हैं। हमारे पास फल फूल और आलू काफ़ी होता है, इसमें बड़ी दिक्कत होती है। हमको माल घरों में सड़ जाता है। खबर देहरादून से, जहां 2 दिन से सरकारी डॉक्टर काली पट्टी बांध कर विरोध कर रहे हैं। उनकी मांग है कि जो सरकार ने 1 दिन का वेतन काटने की बात कही है वो गलत है और डॉक्टर का वेतन ना काटा जाए, जिसको लेकर डॉक्टर ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही उनकी मांग पूरी ना की गई तो सभी डॉक्टर सामूहिक त्यागपत्र देंगे। इसको लेकर अब राजनीति भी शुरू हो चुकी है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि जहां डॉक्टर कोरोना काल में फ्रंट लाइन पर आकर काम कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार उनके साथ दुर्व्यवहार कर रही है। डॉक्टर की मांग जायज़ है, डॉक्टर अपनी ज़िंदगी से खेलते हुए हम लोगों की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार उनका वेतन काटने की बात कर रही है। डॉक्टर्स ने हड़ताल की चेतावनी दी है। मैं समझता हूं कि सरकार को उनकी बात पर, उनकी मांगों पर ध्यान देना चाहिए, तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। 6 महीने से लगातार कोरोना काल में जिस प्रकार से वो मेहनत कर रहे हैं, जिस प्रकार से अपनी जान को जोखिम में डाल करके वो लगातार लोगों की सेवा कर रहे हैं, उसके बाद अगर सरकार उनकी तनख्वाह काटने बजाय उनके इंसेंटिव देने के, बजाय उनको प्रोत्साहन देने के, मैं समझता हूँ गलत बात है। राज्य की सरकार को तत्काल उनके बारे में विचार करना चाहिए और जो उनकी मांगे हैं वो पूरी करनी चाहिए। जो लोग फ्रंट फुट पर लड़ने का काम, कोरोना की इस महामारी का ना तो कोई टीका इजाद हुआ है, न कोई दवाई बाजार है, अपनी जान पर खेल करके वो हमारे स्वास्थ्य की सुरक्षा करने का काम कर रहे हैं। और सरकार डॉक्टर्स और नर्सेज और जो फ्रंट फुट पर लड़ने वाले लोग हैं उनके वेतन में भी कटौती करने का काम है। और जिस तरीके से लगातार डॉक्टर्स की भावनाओं से जो है सरकार खिलवाड़ करने का काम कर रही है। और प्रदेश में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमितों की संख्या को देखते हुए अब प्राइवेट लैब भी इलाज शुरू कर दिया है। देहरादून में इलाज अभी महंत इंद्रेश हिमालयन अस्पताल, जॉली ग्रांट और सुभारती मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध है। वहीं DGL अमिता उप्रेती का कहना है कि हमने मार्च माह में ये लिस्ट तैयार कर दी है किन किन प्राइवेट अस्पतालों को कोविड-19 का इलाज करने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन अभी ऐसी स्थिति नहीं आई है। आपको बता दें कि मैदानी जिले में देहरादून, हरिद्वार, उदय और नैनीताल में लगातार 100 से अधिक मामले रोजाना सामने आ रहे हैं, जबकि प्रदेश में दून मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर नगर मेडिकल कॉलेज और एम्स ऋषिकेश में कोविड-19 के इलाज की व्यवस्था है। जो मार्च में ही रणनीति बन गई थी कि अगर किसी प्रकार का कोई आउटब्रेक होगा तो हम जो है इन हॉस्पिटलों को लेंगे, लेकिन अभी ऐसी स्थिति नहीं है।
हमारे अपने अस्पताल ही अभी काफ़ी हैं, हमारे CCC काफ़ी हैं और हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल DCHC और DCH ये अभी काफ़ी हैं, पर्याप्त मात्रा में अभी सब संसाधन हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और पिथौरागढ़ के मुंशियारी में आपदा के बाद भी मुश्किल कम होने का नाम नहीं ले रही। एक शख्स की मौत के बाद उसके शव को गांव तक लाने के लिए ITBP के जवानों और ग्रामीणों ने कई किलोमीटर का पैदल सफर तय करना पड़ा। पिथौरागढ़ के मुंशियारी में आपदा के बाद भी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। एक शख्स की मौत के बाद उसके शव को गांव तक लाने के लिए ITBP के जवानों और ग्रामीणों को 22 किलोमीटर का पैदल सफर तय करना पड़ा। ऐसे में आपको आपदा पीड़ित क्षेत्र में लोगों की मुश्किल का अंदाजा लग गया होगा। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं किस तरीके से ITBP के जवान 22 किलोमीटर का सफर तय कर रहे हैं। आपको बता दें, पिथौरागढ़ में मवानी दवानी ITBP के लिए एक कुली के रूप में काम करता था, जो अपने काम पर राशन और आवश्यक सामान लेकर उच्च ऊंचाई पर शिविरों में जाता था। 28 अगस्त को राणा बख्तियार में ITBP चौकी के लिए जा रहा था, जब वह एक भूस्खलन की चपेट में आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। रास्ता बंद होने के कारण शव मुंशियारी तक लाने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए भूपेंद्र के 3 बच्चों और पत्नी ने शव लाने के लिए ITBP से मदद मांगी थी। 14वीं वाहिनी के सेनानी बलजिंदर सिंह ने बल के साथ जवानों को शव लाने की जिम्मेदारी सौंपी थी। रविवार रात जवान शव लेकर मुंशियारी पहुंचे। यहां से शव बांग पानी ले जाया गया। राणा की मृत्यु के एक दिन बाद 29 अगस्त को यात्रा शुरू हुई। पहले दिन 7 ITBP पुरुषों ने लीलम गांव तक पहुंचने के लिए 22 किलोमीटर की दूरी तय की, जहां वे रात के लिए रुक गए। अगले दिन शव को ITBP की जीप में मुंशियारी ले जाया गया। वहां से इसे राणा के पैतृक गढ़ गांव में ले जाया गया। 31 अगस्त को अंतिम संस्कार किया गया। डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। और भगवान केदारनाथ की तर्ज पर ही तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ का मंदिर परिसर भी भव्य और सुंदर बनाया जा रहा है। इसके लिए राजस्थान से कटप्पा पत्थर मंगाए गए। इससे मंदिर की सुंदरता में 4 चांद लग जाएंगे। तुंगनाथ में लगाया जाएगा कटप्पा पत्थर, मंदिर की सुंदरता में आएगा निखार। केदारनाथ की तर्ज पर लगेगा कटप्पा पत्थर। तुंगनाथ धाम के परिसर की शोभा बढ़ाएगा कटप्पा पत्थर। तृतीय केदार तुंगनाथ धार्मिक स्थल के रूप में है विख्यात। केदारनाथ धाम की तरह राजस्थान का कटप्पा पत्थर अब रुद्रप्रयाग स्थित तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ धाम के परिसर की शोभा बढ़ाएगा। 25 सितंबर तक परिसर में पत्थर बिछाने के साथ अन्य सभी काम पूरे कर दिए जाएंगे। धाम में बीते 1 साल से सौंदर्यीकरण, सुरक्षा व बुनियादी सुविधाओं को लेकर निर्माण कार्य चल रहा है। 3 करोड़ 42 लाख रुपए की लागत से हो रहे निर्माण कार्यों के तहत मंदिर परिसर के 500 वर्ग फीट पर कटप्पा पत्थर लगाया जाना है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यहाँ दीवार भी बनाई जा रही है। साथ ही पेयजल व बिजली की व्यवस्था के लिए जरूरी काम किए जाने हैं। यहाँ के मठापति प्रबंधकों का मानना है कि सौंदर्यीकरण और बुनियादी सुविधाएं से तृतीय केदार की यात्रा को नया आयाम मिलेगा, तीर्थाटन बढ़ेगा और स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिल सकेगा। बता दें कि पर्यटन की दृष्टि से चोपता दुगलबिट्टा क्षेत्र खासा महत्व रखता है, जबकि तृतीय केदार तुंगनाथ धार्मिक स्थल के रूप में विख्यात है। यहाँ यात्रा सीजन में बड़ी संख्या में तीर्थयात्री पहुँचते हैं, जबकि शीतकाल में भी पर्यटन का आनंद लेने के लिए लोग मंदिर के करीब और चंद्रशिला तक जाते हैं। तुंगनाथ क्षेत्र के विकास के लिए पर्यटन विभाग के सहयोग से यहाँ यात्रियों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है,
जबकि सुरक्षा दीवार और अन्य बुनियादी कार्य भी हो रहे हैं। जिलाधिकारी वंदना सिंह ने बताया कि मंदिर परिसर के 500 वर्ग फीट क्षेत्रफल में कटप्पा पत्थर लगाया जा रहा है। ये पत्थर राजस्थान से मंगवाया गया है। इसके लगने के बाद मंदिर परिसर की सुंदरता में और भी निखार आएगा। उन्होंने बताया कि पूर्व में वह तुंगनाथ क्षेत्र का भ्रमण कर यहाँ की व्यवस्थाएं देख चुकी हैं और कार्यदायी संस्था को समय पर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। मंदिर के जो चारों तरफ सुरक्षा दीवार है, ड्रेनेज चैनल है, वहाँ पे जो टॉयलेट मंदिर परिसर के समीप बनाए जाने हैं, उन कार्यों को कर लिया गया है। जो मंदिर के चबूतरे का सौंदर्यीकरण और पुनर्निर्माण का कार्य है, वर्तमान में वो ऑनगोइंग है। उसमें सभी के द्वारा जो वहाँ सामान्य जनप्रतिनिधि हैं एवं जो मंदिर समिति के सदस्य हैं, ये डिमांड की गई थी कि केदारनाथ में जिस तर्ज पर पत्थर से चबूतरे का निर्माण और सौंदर्यीकरण किया गया है, उसी प्रकार से इसको भी हम तुंगनाथ में भी टेकअप करें। तो उसके क्रम में अभी हम लोगों ने परियोजना की जो इकाई है उनके साथ लास्ट वीक मीटिंग की और मीटिंग करने के बाद ये निर्णय लिया गया है कि वहाँ अभी वर्तमान में एक विशेष पत्थर कडप्पा स्टोन के नाम से जो है जिसको मंगवाया गया है। रुद्रप्रयाग से के न्यूज के लिए रोहित डिमरी की रिपोर्ट। रुकते एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। केदारनाथ धाम की तर्ज पर बद्रीनाथ धाम का मास्टर प्लान भी तैयार है। जल्द ही इस मास्टर प्लान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। पीएम की मंजूरी के बाद बद्रीनाथ धाम के सौंदर्यीकरण का काम शुरू हो सकता है। तैयार हुआ बद्रीनाथ धाम का मास्टर प्लान। पीएम मोदी की मंजूरी के बाद शुरू होगा काम। केदारनाथ धाम की तर्ज पर बद्रीनाथ धाम का मास्टर प्लान। 400 करोड़ में पूरी होगी योजना, सड़कें होंगी चौड़ी। पर्यावरण का रखा जाएगा विशेष ध्यान। नीराजयते ब्रह्मा नीराजयते विष्णु वेद ऋचाम पठते इति मत चरण सरोज। केदारनाथ धाम की तर्ज पर बद्रीनाथ धाम का मास्टर प्लान भी तैयार कर लिया गया है। जल्द ही इस मास्टर प्लान को पीएम मोदी के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। पीएम की मंजूरी के बाद बद्रीनाथ धाम के सौंदर्यीकरण का काम शुरू हो सकता है। पीएमओ पहले इस मास्टर प्लान को देख चुका है। बद्रीनाथ धाम के मास्टर प्लान के पूरा होने में करीब 400 करोड़ के आसपास का खर्च आने का अनुमान है। इसमें बद्रीनाथ धाम के सौंदर्यीकरण का काम मुख्य रूप से होना है। बद्रीनाथ धाम तक पहुंचने के संकरे रास्ते पर सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाएगा। खबर है कि केदारनाथ धाम की तर्ज पर बद्रीनाथ धाम तक पहुंचने का पैदल मार्ग चौड़ा किया जाएगा ताकि दूर से ही भगवान बद्रीनाथ के दर्शन किए जा सके।
बद्रीनाथ धाम के विकास के लिए होने वाले कामों में पर्यावरण का विशेष ध्यान रखा जाएगा। बद्रीनाथ धाम के ऊपर ग्लेशियर से किसी प्रकार का नुकसान मंदिर या पूरे बद्री धाम को ना हो, इसके लिए भी योजना में प्रावधान किया गया है। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी से मंजूरी मिलने के बाद सर्दियां शुरू होने से पहले ही मास्टर प्लान पर काम शुरू किया जा सकता है। डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। और सरोवर नगरी नैनीताल में फिर से पर्यटकों की रौनक शुरू हो गई है। झील में आज से बोटिंग भी शुरू हो गई है, जिस वजह से सूनी पड़ी झील फिर से गुलजार हो गई है। 4 की गाइडलाइंस में बदलाव, अब 2000 से ज्यादा जा सकेंगे पर्यटक। सरोवर नगरी में लौटने लगी पर्यटकों की रौनक। लाइफ जैकेट्स के साथ बोट्स भी सैनिटाइज। 2000 पर्यटक की सीमा को राज्य सरकार ने हटाया। सरोवर नगरी नैनीताल में फिर से पर्यटकों की रौनक शुरू हो गई है। झील में आज से बोटिंग भी शुरू हो गई है, जिस वजह से सूनी पड़ी झील फिर से गुलजार हो गई है। कुछ पर्यटक तो ऐसे मिले जो पिछले 3 दिनों से बोटिंग खुलने का इंतजार कर रहे थे। नाव मालिक समिति के प्रबंधक विक्रम सिंह बिष्ट ने बताया कि कई महीनों से लॉकडाउन की वजह से रोजी रोटी का संकट था, जो अब दूर हो रहा है। नैनीताल से कोरोना न फैले, इसके लिए सभी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सभी लाइफ जैकेट्स को सैनिटाइज किया गया है, बोट्स को सैनिटाइज किया गया है। साथ ही टिकट काउंटर पर सैनिटाइजेशन और स्क्रीनिंग के बाद ही टिकट दिया जा रहा है। एंजॉय कर रहे हैं, आज से ही बोटिंग खुली है। हमने बोटिंग भी बहुत एंजॉय किया है यहाँ पे। 5 दिन से हम लोग यहाँ एंजॉय हम लोग यहाँ पे 3 दिन से बोटिंग का वेट कर रहे थे सिर्फ, और 3 दिन से यहाँ पे रुके हुए थे सिर्फ बोटिंग की ओपन होने के लिए। जिला पर्यटन विकास अधिकारी अरविंद गौड़ ने बताया कि अनलॉक 4 की गाइडलाइंस लागू हो रही हैं। इसमें राज्य सरकार द्वारा कुछ बदलाव किए गए हैं। अनलॉक 4 के स्टार्ट के बाद जो 4 अगस्त की पुरानी गाइडलाइंस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इशू की गई थी, उनमें अभी जो मॉडिफिकेशन आया बेसिकली वो जो आज से इम्प्लीमेंट हो रहा है। इसमें 2 चेंजेस हुए हैं राज्य सरकार द्वारा। पहला, इसमें पहले सिर्फ RT-PCR रिपोर्ट ही एप्लीकेबल थी, अब इसमें ट्रू नेट रिपोर्ट लेके भी टूरिस्ट आ सकता है। और उसके अलावा दूसरा जो इसमें चेंजेस आया है, इसमें पहले जो डेली कैप थी 2000 टूरिस्ट पर डे उत्तराखंड आने की, अब ऐसी ये कोई अपर सीलिंग नहीं है। आपको बस स्मार्ट सिटी पोर्टल में रजिस्टर करके यहाँ उत्तराखंड में आना होगा। जैसे पहले NT-PCR रिपोर्ट जरूरी थी, पर अब पर्यटक DSCL लिंक पर रजिस्टर कर ट्रूनेट रिपोर्ट लेकर भी पर्यटक यहाँ आ सकते हैं। साथ ही पहले राज्य में केवल 2000 लोग प्रतिदिन आ सकते थे, लेकिन अब इस सीमा को उत्तराखंड राज्य से हटा दिया गया है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।